एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है और आज हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने पाठ एक में क्या क्या पढ़ा था? भाषा, बोली और लिपि, इतना हमने पढ़ा था। और आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है मानक। मातृभाषा तक हमने पढ़ा था। मानक, मानक क्या होता है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे मानक। मानक भाषा। अभी मानक भाषा क्या होती है किसी को पता है बच्चों? भाषा का सर्वमान्य एवं स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि में व्यवहार में लाई जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। और वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। वो है हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, डोगरी, बांग्ला, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, बोडो, नेपाली, मलयालम, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, संथाली, ओडिया, तेलुगु, मणिपुरी और कोंकणी। ये 22 भाषाओं को क्या प्राप्त है? मान्यता प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। बच्चों, क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं साहित्य पे। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? साहित्य। तो आइए देखते हैं बच्चों, साहित्य क्या होता है? साहित्य बच्चों प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान का यही उचित कोश साहित्य कहलाता है। अगर आज जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, अगर वो संग्रहित करके नहीं रखे होते तो क्या हम पढ़ पाते? क्योंकि उन्हें क्या था? उचित ज्ञान था, है ना। तो प्रत्येक भाषा का क्या भी उनको ज्ञान था। इसी वजह से आज हम उनके ज्ञान की बातों को पढ़ पा रहे हैं, शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना भी सीख रहे हैं, है ना। तो प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को क्या किया जाता है? संग्रहित यानी इकट्ठा करके रख दिया जाता है, जिससे हम उसका आगे लाभ उठा सकें। आज हम लाभ उठा रहे हैं, कल को हमारी पीढ़ी भी लाभ उठाएगी, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान का यही उचित कोश क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। और किसी भी भाषा का साहित्य गद्य अथवा पद्य के रूप में लिखा जा सकता है। अब गद्य में क्या होता है जानते हैं? किसी भाषा में गद्य या पद्य 2 रूपों में लिखा जाता है। तो जो गद्य होता है बच्चों, वो हमारी कहानी, जैसे हम कहानी लिखते हैं, उसमें विचार कहानी या निबंध, नाटक आदि के रूप में हम प्रकट करते हैं। और पद्य में क्या होता है? पद्य में हम अपनी बात कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है। गद्य में क्या होता है? उसमें विचार जो है, कहानी, नाटक आदि प्रस्तुत होता है, और पद्य में अपने विचार को कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गया साहित्य। अब आइए देखते हैं बच्चों व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? आइए उसको भी देखते हैं।
व्याकरण। बच्चों, अगर हम आपके सामने कुछ लिखते हैं, जैसे तुम्हारे क्या कर रही हो, ये क्या लिखा है बच्चों? तुम्हारे क्या कर रही हो। आपको समझ में आ रहा है? क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से व्याकरण पढ़ा है, तो आप लोगों ने बताया कि ये सही नहीं लिखा है। यहाँ पे तुम्हारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे ये जो हमने लिखा ये क्या है? ये गलत है ना? और बच्चे अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। तो इसका मतलब है बच्चों, जो ये गलती करे इसका मतलब उसे व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों, किसी भी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है, यह सिखाने के लिए कुछ नियम होते हैं, और यह नियम ही हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में जानकारी भी मिलती है व्याकरण के अंतर्गत, है ना? कि वर्ण कौन सा है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, ये हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? ये हमें व्याकरण के द्वारा ही सीखने को मिलता है। तो बच्चों, अगर हम इसको परिभाषा इसकी देखते हैं व्याकरण की, तो क्या होगा इसकी परिभाषा? कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है, जो हमें क्या देता है? भाषा के नियमों की जानकारी देता है, तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है ना? अगर व्याकरण नहीं होगा तो हम सब क्या करेंगे? उल्टा सीधा जो मन में आएगा वही तो पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी उनको आप दे दीजिए पुस्तक पढ़ने को, अपने तो पढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी व्याकरण का ज्ञान नहीं लिया है, और आपने ले लिया है इसलिए आपको पढ़ना आ रहा है। तो व्याकरण क्या करता है? हमारी सहायता करता है किस चीज़ में? किसी भी भाषा को लिखने में, पढ़ने में, समझने में, है ना? ये हमें बहुत ही सहायता करता है। अब आते हैं बच्चों कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? आइए देखते हैं। व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं बच्चों। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। ठीक बच्चों, वर्ण विचार, शब्द विचार, और क्या होता है? वाक्य विचार। तो बच्चों, पहले जानते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं? जिनमें वर्णों के बारे में बताया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं, और जिनमें शब्दों के बारे में बताया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। अब वाक्य विचार किसे कहते हैं? जिनमें वाक्य के बारे में बताया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया सबको? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आशा करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिएगा। अब हम इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।